गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल साइंस इजी है में। मैं हूं विनय और भाई हम पढ़ रहे थे दोस्तों फोर्स के बारे में। फोर्स का जो पार्ट 1 है वो हमने पढ़ लिया था। आज हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, इसका जो पार्ट 1 है यानी पहला जो भाग है वो आपको यहाँ आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूं, आई पर क्लिक करोगे तो आपको वो पार्ट मिल जाएगा। देखो उस पार्ट में हमने चर्चा करी थी भाई कि बल क्या होता है, बल की परिभाषा क्या है, बल का सूत्र कहां से मिलता है और इसके मात्रक और विमाओं के बारे में। तो वो जो आपकी क्लास है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है भाई तो पहले उसको जरूर देख कर आए। आज हम दोस्तों बात करेंगे बल के प्रकारों के बारे में। ठीक है, ये जो क्लास है भाई वो ना केवल रीट के विद्यार्थियों के लिए जरूरी है बल्कि इसके साथ साथ ये कक्षा 9, 10, 8 सभी कक्षाओं में आता है। साथ ही ये बड़ी कक्षाओं में भी आपको मिल जाएगा। 11, 12 की फिजिक्स में भी आपको ये पोर्शन मिल ही जाता है। ठीक है, और साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तो ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है। तो हम बात कर रहे थे भाई फोर्स या बल के बारे में। ठीक है, जब भी बल की बात होती है तो दोस्तों हमने आपको बताया कि बल वास्तव में 2 प्रकार का होता है। ठीक है, अगर इसको प्रकारों के आधार पर बांटे तो या तो हम इसको तलों के आधार पर बांट सकते हैं या फिर हम इसे बांट सकते हैं संतुलन के आधार पर। देखो हमने इसकी चर्चा भी पहले कर ली थी लेकिन फिर से एक बार आपको बता देता हूं। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि भाई बल को मैंने यहां पर 2 आधारों पर बांटा है। जो पहला आधार है वो तो है आपका, पहला जो आपका आधार है भाई उसको मैंने माना है संपर्क तलों के आधार पर। संपर्क तलों के आधार पर यानी अगर 2 वस्तुएं आपस में संपर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इस आधार पर बल को मैंने लिख दिया संपर्क तल के आधार पर। और जो दूसरी चीज है भाई वो मैंने बांटा है संतुलन के आधार पर। संतुलन के आधार पर तो यहां संतुलन और संपर्क तल के आधार पर हम सारे के सारे बलों के प्रकारों का वर्णन करेंगे। भाई ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संतुलन के आधार पर बात करें तो भाई बल होते हैं 2 प्रकारों के। कितने? 2 प्रकार के बल होते हैं। पहला होता है संतुलित बल और भाई दूसरा होता है असंतुलित बल। ठीक है, और अगर बात करें संपर्क तलों के आधार पर तो यहां भी भाई 2 प्रकार के होते हैं बल। पहला तो है संपर्क तलों के आधार पर यानी कि जब वस्तु कैसी रहे, संपर्कित। जब 2 वस्तुएं आपस में क्या रहे, 2 पिंड आपस में क्या रहे, संपर्क में रहे और उनके बीच बल लगे तो हम कहते हैं संपर्कित बल। और जब संपर्क ना हो, किसी प्रकार का कोई टच ही ना हो तो हम कहते हैं असंपर्कित बल। ठीक है भाई, 2 प्रकार के बल तो हो गए संपर्क तल के आधार पर और 2 प्रकार के हो गए संतुलन के आधार पर। हम आगे चलकर देखो संपर्कित बलों की बात करूं तो कौन कौन से बल संपर्कित होते हैं आप सभी जानते हैं भाई। पहला है आपका घर्षण बल, फ्रिक्शन। जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है भाई वो आपका घर्षण बल होता है। साथ ही आपका पेशीय बल यानी मस्कुलर फोर्स। पेशीय बल भी क्या होता है, इसको मांसपेशीय बल भी बोल सकते हैं भाई। ये भी क्या होता है आपका संपर्कित बल होता है। अगर असंपर्कित बलों की बात करें तो भाई असंपर्कित बलों में आते हैं आपके स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल और भाई एक आता है आप गुरुत्वाकर्षण बल। पहला संपर्क तल के आधार पर, दूसरा संतुलन के आधार पर। संतुलन के आधार पर बल होता है भाई संतुलित बल यानी बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। और अगर बात करें संपर्क तल के आधार पर तो पहला संपर्कित और दूसरा असंपर्कित बल। संपर्कित बल का मतलब भी बताऊंगा। ये 2 प्रकार का होता है भाई, घर्षण और पेशीय। और असंपर्कित बल होते हैं स्थिर वैद्युत बल और आपके चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि आपके कोर्स के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चलो तो भाई सबसे पहले देखो मैं आपके सामने बात कर लेता हूं संतुलन के आधार पर बलों के प्रकार। तो संतुलन के आधार पर जो बलों के प्रकार हैं वो भाई संतुलित बल और असंतुलित बल है। तो संतुलित बल से क्या मतलब है, देखिए भाई सबसे पहले मैं लिख देता हूं नंबर 1 संतुलित बल। देखो भाई संतुलित बल यानी कि बैलेंस्ड फोर्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है भाई कि यदि कोई वस्तु है और उस पर 2 बल लगाए जा रहे हैं,
अगर वो दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर दें, कहने का मतलब दोनों परिमाण में तो समान हो और दोनों की दिशाएं अलग अलग हो, तो टोटल बल भाई 0 हो जाता है। जैसे मान लो ये कोई वस्तु है और इस वस्तु पर 2 बल लगाए जा रहे हैं, ये बल इधर और ये बल इधर, ठीक है। अगर दोनों का परिमाण समान है, दोनों का परिमाण मान लो 10 न्यूटन और 10 न्यूटन, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और यहां पर रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है, यानी परिणामी बल का मान 0 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये बल क्या कहलाएंगे भाई? संतुलित बल कहलाएंगे, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता था भाई कि दोनों बल ऐसे विपरीत दिशाओं में लग रहे हो, फिर भी क्या बात है कि दोनों बल लग रहे हैं, दोनों का परिमाण समान है, दिशाएं अलग अलग है, इसलिए इनका रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा 0। दूसरी बात करें हम असंतुलित बल। भाई असंतुलित बल यानी अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स की अगर मैं बात करूं तो भाई असंतुलित बल से मतलब है कि आपने किसी वस्तु पर, ये कोई वस्तु है भाई, और इस वस्तु पर आपने 2 बल लगाए, एक बल इधर से लगाया, एक बल इधर से लगाया। मान लेते हैं पहले बल का मान है 10 न्यूटन और दूसरे बल का मान है भाई 6 न्यूटन। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि ये जो 10 न्यूटन वाला बल है वो ज्यादा है, इस वजह से वस्तु भाई कहां विस्थापित हो जाएगी? 6 न्यूटन वाले बल की तरफ चली जाएगी और परिणामी बल इस बार हो जाएगा 10 - 6 बराबर 4 न्यूटन, क्योंकि दोनों में अंतर है 4 न्यूटन का। तो यहां हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स 4 न्यूटन। ये माइनस में भी हो सकता था भाई, अगर आप इसको माइनस मानते, इसको पॉजिटिव मानते, तो फिर माइनस का 4 आंसर आ जाता। यानी कि असंतुलित बल से मतलब है कि किसी वस्तु पर 2 बल लगाए जाएं, उन दोनों में से एक बल का मान क्या है भाई? ज्यादा है और दूसरे बल का मान कम है, दोनों विपरीत दिशा में है, इसलिए उनका रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होता और वो बल क्या कहलाते हैं? असंतुलित बल कहलाते हैं। ओके, बड़ी नॉर्मल सी बात है भाई। चलो अब चलते हैं आगे। तो हमने बात कर ली भाई संतुलन के आधार पर बलों के प्रकार। अब हम भाई बात कर लेते हैं संपर्क तलों के आधार पर। और संपर्क तलों में जो पहला तल था वो था आपका संपर्कित बल, यानी जिनमें जो तल है वो आपस में कैसे होते हैं भाई? संपर्क में रहते हैं। जैसे मान लो अब मुझे अगर इस वस्तु पर बल लगाना है, ये जो मार्कर है इस पर मुझे अगर बल लगाना है तो भाई मुझे इसको पकड़ना पड़ेगा और आगे की तरफ धक्का लगाना पड़ेगा। तो ये मेरा हो गया संपर्कित बल। कौन सा बल हो गया? संपर्कित बल। लेकिन अगर ये अपने आप ही उड़कर यहां चल जाए बिना किसी की सहायता से, तो हम इसको बोलते हैं क्या? हाँ, इसको बोलते हैं असंपर्कित बल। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं भाई इधर संपर्कित बलों की। और संपर्कित बल में पहला बल था पेशीय बल। ठीक है भाई, संपर्कित बलों में जिसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो आपको कौन सा? पेशीय बल के बारे में। देखो, इसी को कहा जाता है मस्कुलर फोर्स, इसी को कहा जाता है मांसपेशीय बल। जब भी हम किसी भी चीज को उठाने के लिए, धक्का लगाने के लिए, खींचने के लिए हमारे हाथ पैरों का इस्तेमाल करते हैं, तो भाई वहां पर कौन सा बल लगता है? पेशीय बल कार्य करता है। यानी कि हमारी मांसपेशियों द्वारा जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उस बल को क्या कहते हैं भाई? पेशीय बल कहते हैं। बहुत आसान सी चीज है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि आपसे कहे कि आपको किसी पत्थर को फेंकने में कौन सा बल लगाना पड़ता है, तो आप कहोगे भाई पेशीय बल। आपसे कहे भारोत्तोलक जो होता है वो इस प्रकार के भार को उठाता है ना भाई, बीच में से पकड़ के उठाता है इसको, तो इस प्रकार को उठाने के लिए जो बल लगाना पड़ता है वो भी कौन सा बल है? मांसपेशीय बल या पेशीय बल है। सिंपल सी बात है, ये हो गया आपका। और देखो, इसमें संपर्क करना पड़ता है। अगर मुझे इसको उठाना है तो मुझे संपर्क लगाना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, अन्यथा ये नहीं उठेगा। दूसरा बल है भाई घर्षण बल। मैं यहां छोटा सा लिख देता हूं, शरीर की मांसपेशियों द्वारा। वैसे तो आपको समझ में आ ही गया है, फिर भी थोड़ा सा इसमें लिख देते हैं भाई कि शरीर की मांसपेशियों द्वारा जो बल लगाया जाता है वो आपका पेशीय बल। बात कर लेते हैं भाई घर्षण बल के बारे में। देखो, घर्षण बल होता है फ्रिक्शन फोर्स, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन। अब घर्षण बल से तात्पर्य होता है कि भाई जब भी कोई दो सतह हैं, एक सतह ये रही
और एक ये चल रही है किसी जमीन पर, यानी ये कोई जमीन है, इस जमीन पर इस वस्तु को मैं चला रहा हूं, m द्रव्यमान की वस्तु है। तो इन दोनों का ये वाला है संपर्क तल, तो संपर्क तल होते ही कौन सा बल बन गया, ये संपर्कित बल। तो घर्षण बल भी क्या है, संपर्कित बल है। अब इस तल पर अगर मैं इसके ऊपर बल लगाऊं वस्तु पर, तो इन दोनों तलों के बीच क्या होगा, एक बल लगेगा जो मेरे द्वारा लगाए गए बल का क्या करेगा भाई, विरोध करेगा। यानी इन दोनों के क्षेत्रफल पर क्या लगेगा, नीचे की तरफ एक बल लगेगा जो हमारे द्वारा लगाए गए बल का विरोध करेगा और विपरीत दिशा में होगा। यही कौन सा बल है भाई, घर्षण बल है। यानी सतह पर दो सतहों के मध्य लगने वाला बल जो हमारे द्वारा उसकी गति का क्या करता है, विरोध करता है, वही क्या कहलाता है भाई, घर्षण बल कहलाता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये लगता है दो सतही क्षेत्रफलों के मध्य, ठीक है, लगने वाला बल आपका घर्षण बल है। अब देखो घर्षण बल इस आधार पर हम बांट सकते हैं तीन प्रकारों में। पहला जो घर्षण बल है वो होता है भाई स्थैतिक घर्षण, अच्छी तरह समझ लेना, यहां से भाई प्रश्न आते हैं आपके कि स्थैतिक घर्षण क्या है। दूसरा होता है भाई आपका सीमांत घर्षण, और तीसरा होता है भाई आपका, इसको गतिक घर्षण बोल देते हैं हम, यह है आपका गतिक घर्षण। और फिर आगे चलकर गतिक घर्षण को भी दो भागों में बांट दिया, एक तो था सर्पी और एक था लोटनी। ध्यान से समझ लो भाई, फिर से बता देता हूं कि यहां घर्षण यानी फ्रिक्शन वो होता है जो किसी दो सतहों के मध्य लगता है और वो हमारे द्वारा इस वस्तु को दी गई गति का क्या करता है भाई, विरोध करता है। अगर यही बल देखो अगर ये सतह की बजाय किसी द्रव पर लगता, ये तो ठोस पर लग रहा है, अगर यहां मैं द्रव की बात करता तो द्रव में अगर घर्षण लगता है तो उसे क्या कहते हैं भाई, श्यानता कहते हैं, ठीक है। तो यहां हम बात कर रहे हैं घर्षण बल तीन प्रकार का, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गतिक घर्षण। देखो स्थैतिक घर्षण से तात्पर्य क्या होता है भाई, स्थैतिक घर्षण से मतलब है कि कोई वस्तु अपनी स्थिति में रखी हुई है, जैसे कि ये वस्तु रखी हुई है। अब स्थिति में रखी हुई वस्तु पर जो घर्षण कार्य कर रहा है भाई, अपने आप थोड़ी ना ही चलने लग जाएगा, तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा बल है जो इसको रोक के रखे हुए है, ठीक है। वही बल कौन सा कहलाता है, स्थैतिक घर्षण। यानी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो घर्षण उत्पन्न होता है वो है आपका स्थैतिक घर्षण। यानी अगर आप इसमें मान लो 5 न्यूटन तक बल लगाते हो तो 5 न्यूटन तक ये आपसे नहीं खिसक रही आगे, तो तब तक इसमें जो घर्षण बल है वो कौन सा है भाई, स्थैतिक घर्षण बल है, ठीक है। अब बात करते हैं सीमांत घर्षण की। यानी जैसे ही आपने इस वस्तु पर 5 न्यूटन बल लगा दिया तो 5.1 लगा दिया भाई, 5 न्यूटन तक तो नहीं हिला था, जैसे ही आपने 5.1 लगाया तो ये क्या करने लग गई भाई, मूव करने लग गई, गति करने लग गई। तो ये वाला घर्षण है इसका सीमांत घर्षण। यानी इस घर्षण के बाद वस्तु स्थिति में नहीं रहती, गति करने लग जाती है, ठीक है। ये पीक पॉइंट है, इससे जरा सा भी ज्यादा लगाए ना 5 से, तो फिर आपका कौन सा घर्षण हो गया, सीमांत घर्षण बल, ठीक है। यानी जब वस्तु स्टार्ट करती है गति करना तो वो वाला जो पॉइंट है वो है आपका सीमांत घर्षण। नंबर 3 है भाई गतिक घर्षण। अब हो सकता है कि ये वस्तु गति करने लग जाए, जब आपने बल लगाया 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, 8 न्यूटन, तो गति करती हुई वस्तु ऐसा थोड़ी है कि एक बार आपने बल लगाया और हमेशा चलती ही रहेगी, नहीं भाई, कुछ देर बाद ये रुक जाएगी। जैसे कि जो बॉल होती है, ये बॉल कुछ दूर तक तो गति करती है और फिर अपने आप ही रुक जाती है। जैसे कि टायर होता है, पहिया होता है, कुछ दूर तक गति करता है फिर अपने आप ही रुक जाता है। तो यह जो चीज है भाई गतिक घर्षण, ये वही घर्षण है कि जब वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है और उस समय उस पर लग रहा है घर्षण बल, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है भाई, सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण। सर्पी घर्षण की अगर बात करें तो सर्पी घर्षण से तात्पर्य है जैसा सांप करता है भाई, सांप क्या करता है, इस तरीके से चलता है, यानी अपने स्थान पर रगड़ता हुआ चलता है, तो इसे सर्पी घर्षण कहते हैं। जब वस्तु क्या करती है भाई, इस तरीके से चलती है, ठीक है, यानी कि तल के संपर्क में रहकर चलती है, उसका पूरा भाग संपर्क में रहता है, ठीक है। अब इसलिए देखो सर्पी घर्षण की बात करें तो ये वाला अर्थ हो गया तुम्हारा, जैसे कि आप किसी भी वस्तु को धक्का मार के खींचते हो तो वो कौन सा घर्षण है, जैसे कि ये चल रहा है तो ये सर्पी घर्षण है,
और बात करें लोटनी घर्षण की तो भाई ये होता है लुढ़कना, यानी जब कोई वस्तु अगर ये है, अगर इसको ऐसे सीधा चलाया जाए तब तो ये होगा तुम्हारा सर्पी घर्षण, और अगर इसको ऐसे ले जाया जाए भाई जैसे किसी पत्थर को, जैसे किसी पहिए को, अगर इसको लुढ़काते हुए ले जाया जाए तो आपका कहलाता है कौन सा घर्षण? लोटनिक घर्षण। ठीक है भाई, तो आ गई बात समझ में। स्थैतिक घर्षण वस्तु की स्थिति के कारण, सीमांत घर्षण वह लिमिट पॉइंट कि जिसके बाद वस्तु स्थिति से गतिक में आ जाएगी, सीमांत घर्षण। और गतिक घर्षण होता है वस्तु की गतिक अवस्था में लगने वाला घर्षण बल। ये दो प्रकार का है। सर्पी घर्षण होता है जिसमें पूरी सतह के अनुसार चलता है, और लोटनिक घर्षण जिसमें लुढ़क कर वस्तु चलती है। ठीक है भाई, तो ये हो गए आपके घर्षण बल। अब आपसे पूछ ले कि भाई इनमें से घर्षण सबसे हल्का कौन सा है, यानी किस घर्षण बल का मान सबसे कम है, तो आप मुझे ये कमेंट करके बताओगे, अन्यथा मैं आपको कमेंट बॉक्स में ये जानकारी दे दूंगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं भाई। हाँ भाई, आपने इसको लिख लिया होगा, इसको मिटा देते हैं आप। तो देखो अभी हमने भाई दो बलों की चर्चा कर ली है, और वो कौन से थे दोनों बल? वो दोनों ही संपर्कित बल थे, यानी इनमें सतह से संपर्क होता है, दो पिंडों में संपर्क होता है। अब हम बात करेंगे भाई कौन से बलों की? असंपर्कित बलों की। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ रहे होंगे दोस्तों। एक विशेष निवेदन, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो भाई लाइक जरूर कर दें, आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट जरूर पूछें। ठीक है भाई, देखो संपर्कित बल को मैं कर देता हूं असंपर्कित बल, यानी इस बार हम ऐसे बलों की बात करेंगे जो कि चीजें, पिंड जो है वो संपर्क में नहीं रहेंगे भाई, वो दूर दूर रहेंगे और फिर भी उनके बीच में बल लगेगा। ऐसे बलों में जो सबसे पहला जो बल है वो है भाई आपका स्थिर वैद्युत बल, नंबर 1। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई स्थिर वैद्युत बल, यहां से प्रश्न आपके कई बार आते हैं। और भाई साहब जो ये स्थिर वैद्युत बल है, इसी बल को कहते हैं कूलाम का नियम। क्या कहते हैं भाई? कूलाम का नियम। आप सभी जानते हो कूलाम एक वैज्ञानिक थे भाई, जिन्होंने आवेश के बारे में बताया था, इसीलिए आवेश का मात्रक भी क्या होता है? कूलाम ही होता है। और इसी से संबंधित एक नियम है स्थिर वैद्युत नियम, स्थिर वैद्युत बल के बारे में, जो किसने दिया है? कूलाम ने दिया है। भाई देखो स्थिर वैद्युत बल क्या कहता है हमसे कि कोई भी दो स्थिर बिंदु आवेश है। स्थिर बिंदु, जी हां, स्थिर बिंदु का मतलब है कि अत्यंत तो भाई छोटे हैं, दोनों आवेश कैसे हैं? अत्यंत छोटे हैं, बिंदु आवेश हैं, स्थिर हैं। कैसे हैं? स्थिर, यानी वो गति नहीं कर रहे, उनको एक बिंदु पर रखा हुआ है। तो ऐसे दो आवेश हैं जिनका नाम मैंने दे दिया Q1 और Q2, दो चार्ज है Q1 और Q2। इसको बोलते हैं भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो यहां मैंने दो आवेश लिए भाई, दो स्थिर बिंदु आवेश है, ये बल बताता है भाई। तो इन दोनों के बीच में हमेशा क्या लगेगा? या तो भाई आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। देखो दोनों टच में नहीं है, असंपर्कित है, फिर भी दोनों के बीच बल लगता है, क्योंकि हम जानते हैं या तो ये दोनों प्लस हो सकते हैं, या ये दोनों माइनस हो सकते हैं, या एक माइनस और एक प्लस हो सकता है। भाई यही तो हो सकता है, दोनों प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन या दोनों प्रोटॉन। तो ये काम यहां पर हो सकता है। ठीक है भाई, तो चार कंडीशन हो सकती हैं ऐसी स्थिति में, लेकिन चार में दो तो समान है भाई, कि यहां पर प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, या फिर दोनों असमान हो सकते हैं। तो जब दोनों आवेश जो हैं वो समान प्रकृति के हैं तो उनके बीच में लगता है कौन सा बल? अगर समान है तो दूर भागेंगे, यानी दोनों में लगेगा प्रतिकर्षण बल, दूर भागने वाला बल। और अगर दोनों असमान है, एक माइनस है एक प्लस है, दोनों डिफरेंट हैं, तो उनके बीच में लगेगा आकर्षण बल, पास आएंगे। ठीक है, तो इस बल को ही क्या कहते हैं? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को हम कहते हैं भाई स्थिर वैद्युत बल। यानी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल वो आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है। क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान ली भाई r, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r हो गई। देखो बल का काम तो खत्म हो गया, लेकिन अब इस बल को निकालेंगे कैसे? वो बताया था किसने? कूलाम ने। तो इन दोनों के बीच की दूरी r है। दूरी इस वजह से क्योंकि ये तो असंपर्कित बल है, ये संपर्क में नहीं है, दोनों के बीच की दूरी r है। तो कूलाम ने हमसे कहा था कि भाई तब इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल फोर्स F है, ये फोर्स F जो है वो समानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल होगा
दोनों आवेशों के परिमाण के समानुपाती और वो व्युत्क्रमानुपाती होगा इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के तो व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन सा बल, स्थिर वैद्युत बल, और दोनों आवेशों के क्या होता है, समानुपाती होता है। जब दोनों को मिला के लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। भाई दोनों को एक साथ लिख दिया, ये ऊपर थे, ये R स्क्वायर नीचे था, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स ऐसे दिया जाएगा। जब इस समानुपाती को हटाते हैं तो भाई साहब आंसर आ जाएगा एक नियतांक, और वो है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप सभी जानते हो कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो कोई ना कोई एक नियतांक आ जाता है, यहां पर K आ गया। फिर से सुन लो भाई, स्थिर वैद्युत बल समझा दिया आपको, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कूलाम ने दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसका मान निकालना हमको बता दिया कि एक आवेश हो दूसरा आवेश हो और उनके बीच की दूरी क्या करना है, R स्क्वायर नीचे भाग देना है, तो आपका फोर्स F आ जाएगा। ये K जो है भाई, इस K को हम स्थिरांक बोलते हैं और इसका मान निर्वात में, यानी जब ये दोनों आवेश कहां रखे हैं, वैक्यूम में, तो इसका मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9, 9 गुणा 10 की पावर 9 निर्वात में। अब आप मुझे इसका देखो, इसका एक नाम हो सकता है K का, K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इससे निकाला है मैंने 9 गुणा 10 की पावर 9। आपको बिल्कुल याद नहीं रखना, आप बस इसका ये मान याद रख लो 9 गुणा 10 की पावर 9। और इसका मात्रक भी आपसे पूछ सकता है भाई, स्थिर वैद्युत बलों में नियतांक K का मात्रक क्या होता है, निकाल लो भाई मात्रक। देखो फोर्स का मात्रक है न्यूटन, Q1 का मात्रक है भाई, K तो K ही रहेगा, K का तो निकालना है। Q1 का मात्रक है कुलाम, एक और कुलाम स्क्वायर हो गया, और R का मात्रक है मीटर स्क्वायर। यहां से अगर K का मान निकालूंगा तो ये इधर गुना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर बराबर K। तो K का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। ये पूरा हो गया भाई आपका स्थिर वैद्युत बल। ये हमेशा स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगेगा, दोनों आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण लग सकता है, दोनों अगर समान है तो प्रतिकर्षण और विपरीत है तो आकर्षण। ये नियम मैंने आपको बता दिया कूलाम के नियम से। और यहां के जो नियतांक है या स्थिरांक है, इसका मान है न्यूटन, इसका जो मात्रक है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक है भाई, लिखो इसको। ठीक है भाई, चलिए तो असंपर्कित बलों में पहला बल आपने पढ़ लिया है स्थिर वैद्युत बल। किसने दिया था ये, बिल्कुल सही, ये बल दिया था भाई कूलाम ने। देने का मतलब इसके बारे में बताया था। दूसरा असंपर्कित बल हमारे पास आता है भाई सेम टू सेम चुंबकीय बल। ठीक है, जैसा भी आपने स्थिर वैद्युत बल पढ़ा वैसा ही है भाई कौन सा बल, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। देखो जब भी हम चुंबक के, आप सभी जानते हैं चुंबक का गुण, कि चुंबक के संपर्क में जब भी कोई लोह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय इत्यादि पदार्थों को जब लाया जाता है तो या तो वो क्या होते हैं, आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं। जैसे आपके सामने अगर एक चुंबक है, ये रही, इसके दो ध्रुव हैं N और S, यानी नॉर्थ और साउथ। मैं बार चुंबक ले रहा हूं, ये बार मैग्नेट है, इसको बोलते हैं छड़ चुंबक। ठीक है, नॉर्थ और साउथ इसके दो ध्रुव होते हैं। जब इसके पास में साउथ को लाया जाता है भाई, तो क्या अनुभव करता है, ये दूसरा कोई चुंबक है, इसके साउथ को लाया तो ये इसको दूर फेंकेगा, यानी इसका प्रतिकर्षण करेगा, जैसे कि हमने पढ़ा था। और अगर इसके पास में नॉर्थ को ही ले आया, नॉर्थ के पास नॉर्थ, तो भी ये क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। लेकिन अगर अपोजिट कर दिया जाए, यहां साउथ और यहां नॉर्थ ला दिया जाए किसी दूसरी चुंबक का, तो यहां पर दोनों आकर्षण करेंगे। तो चुंबक द्वारा वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षण करने के लिए या प्रतिकर्षित करने के लिए जो बल लगाया जाता है वो क्या है, चुंबकीय बल। आप सभी जानते हो भाई, ये बल जो लगता है वो संपर्क करवाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही जुड़ जाता है, ये अपने आप ही दूर चले जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा है, असंपर्कित बल कहा है। ठीक है, तो ये हो गया चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स। अगर इसके सूत्र की बात करें तो सेम सूत्र बनता है भाई। देखो अगर इसकी जो ध्रुव प्रबलता है वो M1 और इसकी जो प्रबलता है, प्रबलता का मतलब होता है इसकी जो पावर है वो M1 है और दूसरे ध्रुव की पावर M2 है, तो सेम काम हो जाएगा कि भाई यहां पर
आप इसकी पावर भी मान सकते हो m1 और इसकी मान सकते हो m2। ठीक है, कैसा भी मान सकते हो कि इस चुंबक को लेके आ रहा हूं इस वजह से। तो जो चुंबकीय फोर्स हो जाएगा FB वो हो जाएगा आपका समानुपाती m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यानी दोनों के बीच की जो दूरी है r उसके तो व्युत्क्रमानुपाती और दोनों की प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती, जैसा अभी अभी आपने पढ़ा था। ठीक है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही हम यहां पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, ओके। देखो वहां पर हमने जो लगाया था ना स्थिरांक, वो तो था k, वो क्या था k, और यहां हम स्थिरांक लगाते हैं भाई बड़ा वाला m। ठीक है, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है भाई, बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान सी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो यहां पर ये मैग्नेटिक स्थिरांक होता है भाई, और इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। कई बार क्या करते हैं, इस m को ना लगाकर सीधा ही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिख देते हैं। तो ये हो जाता है आपका चुंबकीय फोर्स। आप केवल इतना याद रखें कि चुंबक के ध्रुवों द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या कहलाता है, चुंबकीय बल कहलाता है। ओके, चलिए तो भाई दो बल हो चुके हैं आपके असंपर्कित वाले, और अब अंतिम बल की हम बात कर लेते हैं और फिर आपका फोर्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाइयों, अगला जो बल है भाई हमारा वो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, और ये सबसे महत्वपूर्ण है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये नंबर 3। और ये है भाई आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रश्न आने की संभावना सबसे ज्यादा है भाई। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या तात्पर्य है भाई, गुरुत्वाकर्षण हम तो यही मानते हैं कि पृथ्वी अपनी ओर वस्तुओं को खींचती है, यही गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है भाई। इसे हम गुरुत्वीय बल बोलते हैं, और गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है कि ब्रह्मांड की जो प्रत्येक वस्तु है, चाहे ये मेरा हाथ हो, ये दूसरा हाथ हो, ये इसका कैप हो और ये पूरा मार्कर हो, तो ये दोनों वस्तुएं आपस में क्या करती हैं, आकर्षण करती हैं। वही क्या है, गुरुत्वाकर्षण, यानी ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपने ओर आकर्षित करती हैं। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि अब मेरे सामने जो ये कैमरा रखा हुआ है ये भी मुझे क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। ये और मैं जो बोर्ड है, हम दोनों भी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, हर वस्तु एक दूसरे को खींचती है, और वही क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। देखो कैसे कि अगर दो पिंड रखे हुए हैं भाई, कोई भी दो वस्तुएं हैं, m1 इसका मास है, इसका वजन है, और m2 इसका वजन है, दोनों का वजन m1 और m2 है। अगर दो वस्तुओं में वजन है तो वो 100% एक दूसरे को अपनी ओर क्या करेंगे भाई, आकर्षित करेंगे। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है स्मॉल r। तो इन दोनों के बीच में जो गुरुत्वीय बल लगेगा Fg, जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, जो Fg लगेगा भाई, वो दिया जाएगा, वो इन दोनों के द्रव्यमान के तो समानुपाती। हाँ, वही बात हो रही है ना जो अभी कुछ देर पहले हुई थी कि दोनों के द्रव्यमान के, तो यहां जरूरी नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि चार्ज थोड़े ही है, यहां तो कोई भी द्रव्यमान हो, द्रव्यमान के तो समानुपाती, और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। देखो तीनों ही लगभग एक जैसे हैं, बस जरा जरा सा अंतर है। तो दोनों के द्रव्यमान के तो समानुपाती और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, यानी अगर दोनों का द्रव्यमान बढ़ता जाए तो फोर्स भी बढ़ता जाएगा, और अगर दूरी बढ़ेगी तो फोर्स घट जाएगा। अपोजिट है ना, इस वजह से। अगर इसको नियतांक को हटाया जाए, सॉरी प्रोपोर्शनल को हटाएं, तो एक बराबर का साइन, और यहां पर जो नियतांक आता है वो है आपका कैपिटल जी, बड़ा वाला जी आपका क्या है, नियतांक है भाई, और इसको बोलते हैं गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैपिटल जी। तो यहां जो कैपिटल जी आया है भाई, और इसका मान फिक्स है, दुनिया में इसका मान निकाल लिया गया है और ये मान फिक्स होता है। ठीक है भाई, कैसे, देखो अगर यहां पर 1 मीटर की दूरी पर वस्तुएं रखी जाएं, यहां 1 कर दिया, दोनों का द्रव्यमान 1-1 किलो है, दोनों का 1-1 किलो कर दिया, और उनके बीच में यदि 1 न्यूटन बल लग रहा है तो हमने जी की वैल्यू निकाल कर देखी है।
ठीक है, तो हमने जो फोर्स आया वही क्या है, जी आ जाएगा भाई। जो 1 1 है और 1 है, तो इसका मतलब जो फोर्स निकाला गया था वो फोर्स की वैल्यू हमें पता है, और वो फोर्स आया था भाई जी बराबर, ये जी प्राप्त हुआ भाई 6.67 इंटू 10⁻11। यूनिट तो मुझे आप बताएंगे, तो 10⁻11 आया भाई। इसका मतलब बहुत छोटी राशि, बहुत छोटा बल। 1-1 किलो की 2 वस्तुएं लेने पर बल इतना कम लगता है कि हमें महसूस ही नहीं हो पाता। इसी वजह से तो हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल केवल धरती पर ही लगता है। क्यों? क्योंकि देखो धरती का जो द्रव्यमान है वो बहुत ज्यादा है। अगर एक पिंड धरती ले लिया जाए और एक कोई भी वस्तु ले ली जाए, तो दूसरे पिंड का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होने की वजह से ये जो पावर है ये थोड़ी सी प्लस में चली जाती है, और प्लस में जाने से ही क्या हो जाता है भाई, हमें गुरुत्वाकर्षण को गुरुत्वीय बल कहने में आसानी हो जाती है, और ये वस्तु सीधे ही नीचे गिरती हुई दिखाई दे जाती है। तो कोई भी 2 पिंड हो, दोनों के बीच में आकर्षण बल तो लगता ही है, लेकिन हमें महसूस इसलिए नहीं होता क्योंकि दोनों पिंडों का द्रव्यमान बहुत कम होता है। जब बात पृथ्वी की होती है तो पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, इसलिए हम देख पाते हैं कि पृथ्वी अपनी ओर वस्तुओं को खींचती है। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट बात हमने करी है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। ये जो है इसकी यूनिट भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि भाई 6.67 इंटू 10⁻11 जी का क्या है, मान है। यूनिट आप यहां से निकाल सकते हो। देखो ये हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर, 2 किलोग्राम हो गए, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यहां जी, और ये हो जाएगा फोर्स न्यूटन। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, इसकी यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो इसको मिटाते हैं। तो ये बात हो रही है भाई गुरुत्वाकर्षण बल की। हाँ, जब पृथ्वी अपनी ओर वस्तुओं को आकर्षित करती है भाई, तो पृथ्वी जब आकर्षण करती है तो वस्तुएं क्या करती हैं, अपने वेग में परिवर्तन करती हैं। जैसे मान लो ये आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी की सतह है, और यहां से कोई बॉल फेंकी जा रही थी, तो पहले बॉल को ऊपर फेंका गया, फिर बॉल अपने आप ही नीचे की ओर गति करेगी। किसके प्रभाव में? गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय बल के प्रभाव में। तो जब वस्तु के वेग में परिवर्तन हुआ भाई, पहले आपने कोई ना कोई वेग दिया, फिर ऊपर जाकर वेग 0 हो गया, और फिर से वेग में गति आ गई, यानी वेग में परिवर्तन हुआ। तो वेग में होने वाला परिवर्तन त्वरण कहलाता है, और यहां हम इसे किससे लिखते हैं, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी से। ठीक है भाई, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी से, और इसका मान बिल्कुल सही, इसका मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। जब भी कोई वस्तु गिरती है तो उसमें कितना त्वरण होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इस अगर गुरुत्वीय त्वरण की बात करें, और अगर ये पृथ्वी है, ठीक है भाई, अगर ये पृथ्वी है और इस गुरुत्वीय त्वरण की बात करें, तो देखो जब भी पृथ्वी के केंद्र की ओर जाया जाता है, यहां से मान लो कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर जा रही है, तो उसका गुरुत्वीय त्वरण कम होता है। क्या होता है भाई, कम होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना ना इस सारी बातों को, कि जब भी कोई वस्तु, जब भी या फिर कहां जाती है, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होती है। अगर इस सतह से ऊपर की ओर जाया जाता है, यानी यहां से तुम कहां जा रहे हो, ऊपर की ओर जा रहे हो, यहां से ऊपर की ओर जा रहे हो, तो भी गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या होती है भाई, कमी होती है। यानी कि जब ऊपर से नीचे की ओर आ रहे थे, सतह से केंद्र की ओर आ रहे थे, तो भी कमी हो रही थी, सतह से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो भी कमी हो रही है। लेकिन जब या तो केंद्र से सतह की तरफ जाया जाए या ऊपर से सतह की तरफ आया जाए, तो हर बार क्या होगी भाई, वृद्धि होगी। यानी एक बात समझ में आई कि भाई सतह तक आने तक, अगर ऊपर से नीचे सतह तक आ रही है कोई वस्तु, तो गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय त्वरण के मान में वृद्धि होती है, अन्यथा नीचे जाने पर भी कमी और सतह से ऊपर जाने पर भी कमी होगी। ठीक है, 4 पॉइंट क्लियर हो गए। अगली चीज है भाई केंद्र में, तो केंद्र में गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। कितना होता है भाई, 0, यानी 0। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर क्या हो जाता है भाई, 0। और अगर बात करें ध्रुवों पर, एक ध्रुव ये रहा नॉर्थ पोल और एक ध्रुव ये रहा साउथ पोल, तो दोनों ध्रुवों पर अगर बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण का मान मैक्सिमम होता है कहां पर, ध्रुवों पर।
यानी एक तरह से आप सतह पर भी याद कर सकते हैं कि ध्रुवों पर इन दोनों का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। किसका? गुरुत्वीय त्वरण। और ये जो मान है ये भाई ध्रुवों पर ही निकाला गया है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये बात की भाई हमने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। एक और चीज कि भी अगर आप किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकें और ये चाहते हैं कि वो वापस ना आए, तो इसलिए हमको ऐसा करने के लिए उसे एक वेग देना पड़ेगा, और वो वेग कहलाता है पलायन वेग। क्या कहता है भाई? पलायन वेग। यानी ऐसा वेग जिसको लगाने पर वस्तु इस गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर जाती है और वापस लौटकर नहीं आती। उसका मान क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर आप एक सेकंड में वस्तु को 11.2 किलोमीटर वाला वेग दे दें, इतनी स्पीड से ऊपर फेंक दें, तो वह वस्तु वापस पृथ्वी की ओर लौटकर नहीं आएगी। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? तो ये होता है। तो ये था भाई बल और उसके प्रकारों के बारे में चर्चा। हमने पढ़ा कि आखिरकार बल क्या होता है, मात्रक, विमा और परिभाषा, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ ली। फिर अब दूसरे पार्ट में हमने पढ़ लिया कि भाई बलों के प्रकार क्या क्या होते हैं, और हर एक प्रकार को हमने इस वीडियो में वर्णन कर दिया। तो इस तरीके से हमने 2 क्लासों में पूरे बल और उसके प्रकारों का वर्णन किया, जो आपके कोर्स में सम्मिलित थे। इसके अलावा भी कई प्रकार के बल होते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट बल नहीं है। आप इतना पढ़ लेते हैं तो भी काफी है। ठीक है भाई, तो कैसी लगी वीडियो? क्या आपको समझ में आया बल? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही शानदार वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो का कोई भी सवाल आपके मन में है तो मुझे जरूर बताएं। ठीक है भाई, आपका कोई भी सवाल हो तो बताइए, और जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।